अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है और गैलोसिक लॉ क्या होता है, यानी परफेक्ट गैसेस के कवानीन जो है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे तफसील के साथ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में आपने ये सीखा था कि अगर किसी 1 किलोग्राम गैस का टेम्परेचर मुस्तकिल कर दें क्या मुस्तकिल कर दें, टेम्परेचर मुस्तकिल कर दिया जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है और अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। और इसी तरह फिर दूसरा कानून भी आपको समझाया था चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में भी आपने ये मैंने आपको बताया था कि अगर जो है किसी इकाई कमियत की गैस का प्रेशर मुस्तकिल कर दें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उसकी मसावात और उसकी पीवी डायग्राम और उसकी सारी डायग्राम्स जो मैंने आपको बताई थी। तो इसके बाद गैलोसिक लॉ भी हमने डिस्कस किया था। तो गैलोसिक लॉ के अंदर भी आपके सामने मैं ये लाया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसकी मिसालें और उसका पीवी डायग्राम वगैरह सारा जो है वो डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन, और दूसरा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, और तीसरा है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बाहिम आपस में मिलाने से जो मसावात हासिल होती है उसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। बॉयल के कानून को और चार्ल्स के कानून को आपस में कंबाइन करने से जो मसावात मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। और इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस 1 किलोग्राम हो। 1 किलोग्राम मैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपके सामने वो इक्वेशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, जनरल गैस इक्वेशन गैसों की अमूमी मसावात भी इसको कहते हैं उर्दू में। तो इसकी डेफिनेशन ये है, बॉयल्स लॉ यानी बॉयल के कानून और चार्ल्स के कानून को बाहिम आपस में मिलाने से एक मसावात हासिल होती है जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं या गैसों की अमूमी मसावात कहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन मसावात कहते हैं। ओके, बॉयल के कानून और चार्ल्स के कानून को आपस में मिलाने से जो मसावात हासिल होती है उसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। जिशान आप खड़े हो जाओ। और इस इक्वेशन को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस 1 किलोग्राम हो। इस मसावात को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस क्या हो, 1 किलोग्राम हो। ओके, बॉयल के कानून और चार्ल्स के कानून को बाहिम मिलाने से जो मसावात हासिल होती है उसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। और इस मसावात को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस 1 किलोग्राम हो, क्योंकि पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि यानी बॉयल का कानून भी, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि 1 किलोग्राम गैस हो, और फिर चार्ल्स के कानून में भी मैंने आपसे कहा था कि 1 किलोग्राम गैस हो।
तो इसलिए मसावत चूँकि बॉयल के कानून से और चार्ल्स के कानून से मिलकर बनी है, तो इसलिए इसमें भी गैस का मैक्स कितना होगा 1 किलोग्राम। उस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे बॉयल का कानून क्या था। बॉयल का कानून ये था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये बॉयल का कानून है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही बात है, आप लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बॉयल का कानून है, इसे हम कहते हैं ये बॉयल्स लॉ है। अब जो लास्ट टाइम लड़के आए थे, पिछला लेक्चर उन्होंने लिया है, उन्हें ये बात समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। ओके, तो चार्ल्स का कानून क्या था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि क्या चीज़ कांस्टेंट थी, जबकि प्रेशर कांस्टेंट था। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। समझ गए? तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बहम आपस में मिलाने से, अब इनको हम मिलाएंगे, यानी ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2 है। तो अब आप 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे, यानी देखें इधर भी वॉल्यूम है और इधर भी वॉल्यूम है। तो इस इक्वेशन को, यानी चार्ल्स के कानून को उठाकर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के ऊपर और टी को 1 के ऊपर, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, यानी V इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T/P। या आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको मसावत नंबर 1 कहते हैं, ये पहली मसावत है और ये मसावत नंबर 2 है, तो 1 और 2 को बाहिम मिलाने से, इन दोनों को आपस में जोड़ने का मकसद ये है कि इस मसावत को उठाकर इस मसावत के ऊपर रख दें, यानी V को V के ऊपर रख दें और T जो है 1 पर आ जाएगा। तो V इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T/P, T यहाँ आ जाएगा। इस साइन को ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा V इज़ इक्वल टू C जो है इसका कांस्टेंट लगाएंगे, साइन ख़त्म किया, तो ये यहाँ पर जो है T वैसे है, टेम्परेचर है, और नीचे क्या है, P है। तो V इज़ इक्वल टू C T/P। और इसी तरह ये P इधर तकसीम हो रहा है, तो इसके साथ आकर ज़रब हो जाएगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी PV इज़ इक्वल टू CT, PV इज़ इक्वल टू CT। इसको हम कहते हैं, ये जनरल गैस इक्वेशन है। PV इज़ इक्वल टू CT को हम क्या कहते हैं, ये जनरल गैस इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें प्रेशर भी है, इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें टेम्परेचर भी है, ठीक है, यानी तीनों चीज़ें आ रही हैं। अगर इसको मज़ीद आप हल करें तो T को उठाकर इसके नीचे ले आएँ, तो ये मसावत कुछ यूँ बन जाएगी, PV/T इज़ इक्वल टू C, PV/T इज़ इक्वल टू C, यानी वो T नीचे डिवाइड कर दें, तो इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं। ओके, और इसी तरह इसको मज़ीद अगर आप देखें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी P1 V1/T1 इज़ इक्वल टू P2 V2/T2 इज़ इक्वल टू P3 V3, सारी यानी आपस में बराबर हो सकते हैं, इज़ इक्वल टू C। तो ये हमारे पास मसावत की अगली शक्ल बन जाएगी, और जो है न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए हम ये शक्ल इस्तेमाल करेंगे, P1 V1/T1 इज़ इक्वल टू P2 V2/T2। जैसे वहाँ यानी बॉयल्स लॉ में पिछले लेक्चर में यानी आपने देखा था P1 V1 बराबर था P2 V2 के, इसी तरह ये मसावत भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए? तो इसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन है। और इसमें ये C जो है, ये जो C लगाया है, इसे आप कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ C जो है, C क्या है, C इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वैसे हम इसको गैस कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस कांस्टेंट है ये। और याद रखें C की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वो कितनी है, C इज़ इक्वल टू 287 जॉल
पर किलोग्राम पर केल्विन। इसमें C क्या है? C गैस कांस्टेंट है और C की वैल्यू कितनी होती है? 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगर इसको किलो जॉल में करेंगे तो ये बनेगी C इज़ इक्वल टू 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये C की वैल्यू है, समझ लगी जी। कांस्टेंट की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन और 87 अगर उसमें है तो 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है जी। तो अगेन इसको समझने की कोशिश करें फर्स्ट। इससे अगर इसको आपने मज़ीद अच्छी तरह समझना है तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना ज़रूरी है। तो इसलिए उसमें आपको मैंने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ तफसील से समझाया था। तो अभी तफसील में मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है ये बॉयज़ लॉ है और ये चार्ल्स लॉ है। ये दो मसावातें हैं, इन दोनों को बहम मिलाने से ये शक्ल बन गई, सही। और इसके बाद ये कांस्टेंट, ये जो साइन है ये ख़त्म किया तो इज़ इक्वल टू C लगाया, V इज़ इक्वल टू C T ओवर P को ज़रब किया, PV इज़ इक्वल टू CT। ये जो मसावात है इसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको मज़ीद हल किया तो T को नीचे ले आए, PV ओवर T इज़ इक्वल टू C, और हल किया तो P1 V1 T1 P2 V2 T2, इसी तरह P3 V3 ओवर T3 आगे सो ऑन चलता रहेगा इज़ इक्वल टू C के। ओके, तो C इसमें गैस कांस्टेंट है और उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये मसावात है ना, मिसाल के तौर पर PV इज़ इक्वल टू CT। तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम मतलब गैस है, तो अगर आप 1 किलोग्राम गैस का प्रेशर चेक करें और वॉल्यूम चेक करें, हाँ जी, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर है T के नहीं होता। तो T के साथ कुछ मखसूस रकम ज़रब देनी पड़ती है जिससे वो दोनों साइडें बराबर होती हैं। इसलिए हम ये इज़ इक्वल लगाकर C लगाते हैं, ख़ुद से वैल्यू ऐड करते हैं मसावात में जी, यानी उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अक्सर आप देखते होंगे यहाँ ये साइन लिखा होता है, साइन ख़त्म करते हैं, बराबर का निशान डालते हैं, बराबर का निशान डाल के यहाँ C या K लिखते हैं। K का मतलब है कुछ ऐसी मखसूस वैल्यू, चूँकि ये मसावात में तब्दील हो रही है। मसावात का क्या मतलब है? यानी PV इज़ इक्वल टू CT का क्या मतलब है? यानी इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं और इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी आप कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर आप लिखें 15 इज़ इक्वल टू 5 तो कोई भी नहीं मानेगा। 15 इज़ इक्वल टू 5 तो नहीं होता, गलत मसावात है। अब आप क्या करते हैं? ज़रब कर देते हैं यहाँ C कांस्टेंट, फिर आप बताएंगे कि कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, फिर आप बताएंगे 15 इज़ इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 ज़रब 5 तो फिर बनेगा 15 इज़ इक्वल टू 15, 15 इज़ इक्वल टू 15। अब तो हाँ 3 सॉरी ज़रब क्या करेंगे? 3, तो 3 ज़रब 5 15, ठीक है जी। तो मसावत क्या हो गई? बराबर हो गई। तो इसी तरह जब हम ये कांस्टेंट ये साइन ख़त्म करते हैं तो हम C लगाते हैं। अब वो C की वैल्यू फिर हम बताते हैं कि ये वैल्यू है, कैलकुलेट करके, एक्सपेरिमेंट करके। यानी 1 किलोग्राम गैस लिया, जो पिछले पीरियड में नहीं था वो तो कोई सवाल ना करे मुझसे, इसलिए उसे पता नहीं है ना, वो पहले पिछला लेक्चर देखे फिर समझ लगी। तो इसी लेक्चर में जो है वो मुझसे सवाल करें। V इज़ इक्वल टू C, ये मैंने ये साइन जब ख़त्म किया तो इज़ इक्वल लगाया, मुझे कांस्टेंट वैल्यू लगानी है कोई, वो मैंने लगाई तो PV इज़ इक्वल टू CT। अब वो फिर बताना पड़ेगा कि C की वैल्यू कितनी है। C की वैल्यू कांस्टेंट है, वो 287 है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, समझ लगी। फिर जाकर दोनों मसावातें बराबर होती हैं। इसकी मिसाल मैंने ये दी आपको कि मिसाल के तौर पर 15 इज़ इक्वल टू 5 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप C लगा रहे हैं तो बताएंगे ना C की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, सावधानी बात है, तभी मसावत पूरी होगी। इसी तरह वो कहता है अगर आपके पास गैस है और उसका मैस 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मैस का जो प्रेशर है, 1 किलोग्राम मैस का जो वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में ज़रब करो, जो जवाब है वो लिख लो। मिसाल के तौर पर हमने ज़रब किया तो वो आ गया 15, मिसाल ले लें, तो उधर टेम्परेचर जो है वो 5 है। अब हमें 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से ज़रब देनी पड़ेगी, इसलिए हम कांस्टेंट को लेकर आते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम को जब ज़रब देते हैं इज़ इक्वल टू, जब टेम्परेचर करते हैं तो वो टेम्परेचर के इक्वल नहीं होता, उससे ज़रब देनी पड़ती है। वो जो कांस्टेंट वैल्यू से ज़रब देते हैं उसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, समझ लगी।
तो पी वी इज इक्वल टू सी टी, फिर इसको मज़ीद आसान करने के लिए पी वी ओवर टी इज इक्वल टू सी। अगर सी निकालना हो, सी कितना है तो वो इस तरह से निकाल लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो उसको ज़रब देंगे वो सी निकलेगा। तो P1 V1 ओवर T1 P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे जी? यही लिखेंगे इस मसावात में सी की वैल्यू यही लिखेंगे, तब्दील नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। यानी प्रेशर वॉल्यूम को ज़रब दिया उन्होंने, 1 किलोग्राम लिया, फिर उसको बराबर करना था टेम्परेचर के, वो टेम्परेचर के बराबर नहीं हो रही थी जो वैल्यू थी, उसको सी से ज़रब किया, वो सी की वैल्यू वही है जो उसने गिवन दी है। नहीं समझे? कम ज़्यादा नहीं कर सकते 1 किलोग्राम के लिए, यही है। अगर ऊपर ज़्यादा गैस है तो फिर इसलिए मैंने लिखा है इस मसावात को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस क्या हो, 1 किलोग्राम हो। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हाँ, ये अब समझ नहीं ना आ रही, इसलिए कि पिछला लेक्चर आपने नहीं लिया। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 ओवर T1 P2 ओवर T2। वो पिछले लेक्चर में जिन बच्चों ने लिया है तो वो लेक्चर नंबर 7 यहाँ यूट्यूब पर आया हुआ है, वो आप देख लें। लेक्चर नंबर 7 में देखें कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, गैलोसिक लॉ क्या है, फिर आप उसकी डिटेल में जाएंगे जब, तो आपको समझ लगेगी कि P1 V1 क्या है, P2 V2। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने थर्मो पढ़नी है तो जो इसका पिछला लेक्चर है वो ज़रूर देखें, वरना अगली बात समझ नहीं आएगी, ये लिंक्ड है आपस में। तो अभी आप इतना समझ लें कि ये P1 V1 T1 ये एक सिलेंडर है, उसका प्रेशर है, उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है। अगर हम दूसरा सिलेंडर लेंगे, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर करेंगे तो उनका भी जवाब सेम होगा। अभी आपका सवाल फिर शुरू हो जाता है, हालांकि पिछले लेक्चर मैंने सारा बताया था। मिसाल के तौर पर ये देखें, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। अब हर वक्त तो ये बातें नहीं बताई जाती। ये मेरे पास एक सिलेंडर है गैस का, और इसमें गैस कितनी है, 1 किलोग्राम है। गैस का मैस कितना है, 1 किलोग्राम। चले जी, और इसमें जो प्रेशर है, अब ये इस सिलेंडर 1 है तो इसका प्रेशर P1 होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर है वो T1 होगा, और इसका जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ, अब ये इसका क्या होगा, V1। तो अब इसका जो रिलेशन बन रहा है P1 V1 T1, अब इसको लिख लेंगे P1 V1 ओवर T1। ठीक है, इस मसावात के मुताबिक इसी 1 किलोग्राम गैस को, इसी 1 किलोग्राम गैस को मैं बड़े सिलेंडर में डाल देता हूँ। ये इतना बड़ा सिलेंडर है, गैस वही है, 1 किलोग्राम गैस है ये देखें। अब पिछला लेक्चर आपने लिया नहीं है तो मेरे लिए मुसीबत तुम खड़ी करते हो। M इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसमें भी 1 किलोग्राम गैस है, तो इसका प्रेशर P2 होगा, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो T2 होगा, और इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर, और ये वॉल्यूम V2 होगा। अब इनका जब रिलेशन आप चेक करेंगे तो ये P2 V2 ओवर T2 ये आपस में क्या होंगे, ये और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वॉल्यूम बढ़ गया है लेकिन प्रेशर कम हो गया है उसी हिसाब से, क्योंकि गैस 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम गैस को छोटे बर्तन में डालेंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का ताल्लुक निकालेंगे, फिर उसी 1 किलोग्राम को दूसरे सिलेंडर में डालेंगे, तो वहाँ पर भी रिलेशन निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है जी, इसलिए हम कह सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसी तरह अगर तीसरा सिलेंडर है, आगे फिर आप रख लें, कोई मसला नहीं, गैस वही 1 किलोग्राम है। अब आप इतने बड़े सिलेंडर में डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, 1 किलोग्राम गैस है। अब देखो इसमें डाल दिया, अब इसमें डालने के बाद इसका प्रेशर क्या होगा, P3, इधर टेम्परेचर क्या होगा, T3, इधर इसका वॉल्यूम क्या होगा, V3। तो ये मसावत ये कहती है, इसका जब रिलेशन निकालेंगे P3 V3 ओवर T3, तो ये इनके क्या होगा, बराबर होगा। वजह क्या है, वजह ये है कि इसका मैस 1 किलोग्राम है। मैस क्या है, 1 किलोग्राम। मैस अगर कम ज़्यादा करेंगे फिर नहीं, फिर ये बराबर नहीं होंगे, फिर तो चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि P1 V1 इज इक्वल ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T। ठीक है जी, ओके जी, इसको नोट कर लें जी। करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाने से एक मसावत हासिल होती है, जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है, अब ये जनरल गैस इक्वेशन की जदीद शक्ल है। क्या है, एक बात यह है
कि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन की जदीद शक्ल है, नई शक्ल है। इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस 1 किलोग्राम से कम या 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी जनरल गैस इक्वेशन में हमने ये शर्त लगा दी कि 1 किलोग्राम, इसलिए उसमें आप देख रहे हैं कि जनरल गैस इक्वेशन में, यानी ये इक्वेशन मैंने आपको बना के अभी दी है, आप उसमें देखें P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसमें आपको कहीं मैस नज़र नहीं आ रहा, m नज़र, क्योंकि m 1 किलोग्राम है। अगर इसके साथ हो भी सही 1 तो 1 की कोई वैल्यू, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी अब आकर अगले उन्होंने कहा कि भाई ये बात तो ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए तो आपने बना दी, लेकिन अगर हमारा मैस 2 किलोग्राम हो जाए फिर हम क्या करें? तो उसके लिए उन्हें एक और इक्वेशन बनानी पड़ी जिसका नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। किया क्या वो मैं बताता हूँ। लिखेंगे क्या, ये मसावात, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन की जदीद शक्ल है, या इसको तरमीम शुदा शक्ल भी कहते हैं। तरमीम किया, उसको नई शक्ल बनाई। अच्छा, फिर क्या किया इसमें? इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मास 1 किलोग्राम से कम, 1 किलोग्राम से कम हो या ज़्यादा हो। 1 किलोग्राम हो तब नहीं, कम हो या ज़्यादा हो। मसला बन गया ना, 1 किलोग्राम से कम ज़्यादा हो। फिर हम कैसे निकालें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का ताल्लुक़ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये शक्ल दी उन्होंने। अब इसको तरमीम कैसे किया? देखो, हम जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू CT। PV इज इक्वल टू CT। ये क्या है? क्यों भाई, ये क्या है? इन्होंने कहा कि इसको रिप्लेस किया C को, चूँकि नई शक्ल बनानी हो ना, नई, तो कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं, एक शक्ल फिर उसमें तब्दीली करते हैं। तो क्या तब्दीली की? यानी C को रिप्लेस किया R के साथ, यानी यूँ बना दिया PV इज इक्वल टू RT। अच्छा, C क्या था इसमें? गैस कांस्टेंट। उन्होंने कहा ये R भी क्या होगा? R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। R क्या होगा? इसका मतलब ये है, फिर तो ये तब्दीली ना हुई। फिर उन्होंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो वही होगी जो उसकी है, 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और किलो जॉल में 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, ये जो गैस कांस्टेंट है ना C और R, ये ओनली फॉर एयर है, हवा के लिए। हवा का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने 1 किलोग्राम का, उसकी वैल्यू बताई। तो याद रख लें, यानी C और R की जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हैं? ओनली फॉर एयर, यानी हवा के लिए। हवा भी एक गैस है ना, उसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू है। 1 किलोग्राम यानी उन्होंने हवा लिया, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर उनको ज़रब किया, वॉल्यूम को, प्रेशर वॉल्यूम को ज़रब किया, फिर टेम्परेचर देखा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू से ज़रब किया। समझे? तो C को रिप्लेस किया R के साथ, तो कोई फ़र्क तो ना पड़ा। PV इज इक्वल टू CT था, PV इज इक्वल टू RT बन गया। तो बात तो वही है, R गैस कांस्टेंट है, उधर C गैस कांस्टेंट था, तो ये तब्दीली नहीं हुई, कोई नहीं हुई। ठीक है ना? असल उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को तब्दील किया। ये जो V है ना, इसको रिप्लेस किया स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ। उनका मकसद था कि हम किसी तरीके से मैस को ऐड करें, क्योंकि 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा जब होगा, 0.5 होगा तो ज़रब देनी पड़ेगी। हाँ जी, या फिर 2 होता है तो फिर ज़रब देनी पड़ती है।
तो वॉल्यूम को रिप्लेस किया, यानी इस वॉल्यूम को सिर्फ ये चेंजिंग की, पी बी वैसे इस वॉल्यूम को रिप्लेस किया स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ। स्पेसिफिक का मतलब पर किलोग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 किलोग्राम के लिए जो वॉल्यूम है वो उसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, पर किलोग्राम। इज इक्वल टू आर टी, ये तो वैसे लिखा। वी एस से क्या मुराद है, यहाँ अल्फाज लिखता हूँ। वी एस से क्या मुराद है, एस से मुराद है स्पेसिफिक, एस से क्या मुराद है, और वी से मुराद वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसको जब फार्मूला इसका देखेंगे वो ये बनता है वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मैस, वॉल्यूम ओवर वी ओवर एम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम बटा मैस। यूनिट क्या बनता है, वॉल्यूम का यूनिट अगर मीटर हो, मीटर क्यूब हो, और इसका यूनिट मैस का किलोग्राम हो, तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट बनेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का। ओके, यानी वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से मैस आ जाए। अब देखो इसमें मैस आ रहा है ना पर किलोग्राम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी वॉल्यूम को वी एस लिखने से, अगर क्योंकि 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम के लिए नीचे 1 किलोग्राम आएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वॉल्यूम को स्पेसिफिक करके फिर क्या किया, दोनों तरफ मैस को मल्टीप्लाई कर दिया, पी वी एस। अब मैथ का असूल लगाया, मैथ का असूल क्या है, एम, इधर भी ज़रब करनी है तो इधर भी दोनों तरफ ज़रब करो, एम इधर भी ज़रब कर दिया, एम आर टी। यानी वॉल्यूम को वॉल्यूम भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, वॉल्यूम को वी एस लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए, समझे। वी को वी एस लिखें या वी लिख दें, 1 किलोग्राम के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 किलोग्राम नीचे आएगा वी ओवर 1। फ़र्ज़ कर लें आपका वॉल्यूम था 3 क्यूबिक मीटर, देखें 3 क्यूबिक मीटर, और मैस 1 किलोग्राम था, तो कोई फ़र्क पड़ा, वही आंसर नहीं आ गया 3 क्यूबिक मीटर, है ना। इसलिए उन्होंने इसको स्पेसिफिक में किया ताकि हम मैथ्स को ऐड कर सकें। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। तो अब मैथ्स का असूल है, इधर मैथ्स से ज़रब किया तो इधर भी मैथ्स से ज़रब करो। अब ये इक्वेशन बन गई पी वी एस ज़रब एम इज़ इक्वल टू एम आर टी। अच्छा, इसमें देखें स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर मैं इसको इससे ज़रब करूं तो ये क्या बनेगा, वी एस ज़रब एम इज़ इक्वल टू वी, है ना। ये एम इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वी एस ज़रब एम, ये वाला वी एस ज़रब एम किसके बराबर हो सकता है, ये वी के बराबर हो सकता है। दोबारा उसको वी में लिख दिया, यानी पी, इसको दोबारा लिखा वी, पी वी इज़ इक्वल टू एम आर टी। उनका जो मकसूद था वो हासिल हो गया। क्या हासिल हो गया, एम ऐड हो गया, जितने किलोग्राम होगा वो तो 7 ज़रब हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन कहते हैं, समझे। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू एम, तो कांस्टेंट होगा 2 किलोग्राम, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, जितना होगा। एम भी वैसे, आर भी कांस्टेंट है वो भी वैसे, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर तब्दील होगा T1, तो P1 V1 इज इक्वल टू एम आर T1। इस मसावत को यूँ भी लिख सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू एम आर वैसे रहेगा T2, ये तब्दील होंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इस तरह इसको यूँ भी लिख सकते हैं, P3 V3 इज इक्वल टू एम आर, समझ गए। तो बहरहाल दोबारा देखें, ये जनरल गैस इक्वेशन की जदीद शक्ल है, और इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब गैस का मैस 1 किलोग्राम से कम हो या ज़्यादा हो। अब तरमीम कैसे किया, पी वी इज इक्वल टू सी टी, वॉल्यूम को पी वी इज इक्वल टू सी को रिप्लेस किया आर के साथ, फिर साथ ही बता दिया कि आर गैस कांस्टेंट है, साथ ही बता दिया कि सी की जो वैल्यू है आर की भी वही वैल्यू है। फिर कोई तब्दीली तो ना हुई, लेकिन मसावत नई बनानी है ना, तो अल्फाज भी नए होने चाहिए।
ताकि याद करना भी आसान हो, समझना भी आसान हो। इसलिए पी वी इज इक्वल टू आर टी। वॉल्यूम को स्पेसिफिक किया मखसूस 1 किलोग्राम के लिए, वी एस में तब्दील किया, पी वी एस इज इक्वल टू आर टी। मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक एम को इधर भी मल्टीप्लाई किया, एम को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इसको दोबारा वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। मकसूद क्या है, एम मैस को ऐड करना है उन्होंने, 0.5 है, 2 किलोग्राम है, 3 किलो, वो ऐड हो गया, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। इसको नोट कर लें, समझ लो, नोट करो इसको। तो अगली जो इक्वेशन है वो है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि जब गैस का मैस 1 किलोग्राम हो तब अब हमने कहा जनरल गैस इक्वेशन, जब गैस का मैस 1 किलोग्राम से कम या 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो तो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना करें कि ऐसी इक्वेशन बनाएं जो हर एक गैस के लिए। अच्छा, फिर ये भी मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ सी है गैस कांस्टेंट, वो ओनली फॉर एयर है, हवा के लिए है, और आर भी सिर्फ हवा के लिए है। तो बाकी गैसेस भी हो सकती हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, कोई भी और गैस हो जाए, फिर क्या करें। तो उस सारे मसले को हल करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इसे कब इस्तेमाल करते हैं, जब गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया गया हो। ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं ना आप केमिस्ट्री में, गैसेस के होते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्यों जी, मॉलिक्यूलर मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वो जब दिया जाए और वो हर एक का मखसूस होता है, हमें पता होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, क्यों जी, एटमी नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस जी 16, एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, क्यों जी ऐसे होता है, कोई पता नहीं। तो बहरहाल यानी इस मसावात को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया गया हो। यानी हम लिखेंगे ये जो मसावात है, ये मसावात करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन की, करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन की जदीद शक्ल है या तरमीम शुदा शक्ल है। ठीक है, अब क्या तरमीम है इसमें, इस मसावात को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब क्या हो, जब गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल एम, उसको लिखते हैं कैपिटल एम दिया गया हो। ठीक है, यानी करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या है वो आपने देखा है अभी, वो ये है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सिर्फ इतना उन्होंने किया कि इसको ऐसे लिखा रहने दिया पी वी, वैसे इस एम को रिप्लेस किया, छोटे एम को कैपिटल एम के साथ, बड़े एम के साथ, एम आर टी। और ये जो बड़ा एम है ये क्या है, कैपिटल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। यानी कोई भी गैस हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास पहले से कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, तो ये अब फार्मूला बन गया पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एम आर टी। और इसको फिर आगे जो है यानी पी वी इज इक्वल टू, ये जो एम आर है इसको उन्होंने लिखा आर यू, ये जो एम आर है ये वाला, इसको क्या लिखा, आर यू टी। फिर बताया कि व्हाट इज़ आर यू इज़ इक्वल टू, आर यू जो है क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट का हासिल ज़रब है। यानी मॉलिक्यूलर मास को गैस कांस्टेंट से ज़रब करेंगे तो इसको आर यू कहेंगे। और आर यू होगा क्या, आर यू इज़ इक्वल टू, यू का मतलब यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर हर एक गैस के लिए बता दिया इसकी क्या वैल्यू होगी। आर यू इज़ इक्वल टू 8314 जॉल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। और किलो जॉल में आर यू इज़ इक्वल टू 8.314 किलो जॉल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन। यानी मिसाल के तौर पर वो कहता है आप ऑक्सीजन गैस है आपके पास, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है और उसका गैस कांस्टेंट जो आर है, जब उसको ज़रब करोगे तो वो ये जवाब आएगा 8314, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल गैस। अच्छा, फिर दूसरी गैस है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और उसका गैस कांस्टेंट ज़रब करेंगे, जवाब क्या आएगा 8314। नाइट्रोजन गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट जो आर की वैल्यू है हमारे पास, जो एयर की वैल्यू है हवा की, यानी 287, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8314। इसलिए लिखा कि ये फॉर ऑल गैसेज है, तमाम किस्म की जो गैसेज हैं उनके लिए, फॉर ऑल गैसेज। यानी मकसद ये है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का ये मतलब ख्याल होता है कि कोई ऐसी इक्वेशन बनाए जो यूनिवर्सल हो, यानी हर किस्म की गैस के लिए इस्तेमाल हो जाए। हाँ जी, तो उसके लिए ये मसावत दी। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभी पहली जो मैं बता रहा था आपको, सी गैस कांस्टेंट वैल्यू 287, फिर बता रहा था कि फॉर एयर हवा के लिए, आर गैस कांस्टेंट फॉर एयर। तो पहले प्रैक्टिकल उन्होंने हवा पर किए, हवा के ऊपर उनको करने के बाद फिर उन्होंने एक जनरल चीज़ बनाई कि अगर हवा की बजाय कोई और गैस आ जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए यानी इस m को रिप्लेस किया कैपिटल M के साथ और MR को कहा ये RU है। RU जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 8314 फिक्स है हर गैस के लिए जो भी होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर लें, यानी आप जो है मॉलिक्यूलर मास उसका निकालें गैस का, ऑक्सीजन का मिसाल के तौर पर, और उसको ज़रब करें R के साथ 287 के साथ, तो उसका आंसर यही आएगा 8314। हाइड्रोजन लें, उसका मॉलिक्यूलर मास चेक करें, उसको ज़रब करें 287 के साथ, फिर यही आंसर आएगा। तो इसलिए उन्होंने उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू बता दी कि RU इज़ इक्वल टू 8314 जॉल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन और इशारिया में किलो जॉल। तो इस मसावात को हम कहते हैं, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वजह से इसे हम कहते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं P1V1 इज़ इक्वल टू RU T1। इसी तरह P2V2 इज़ इक्वल टू RU T2। ओके, यानी ये वो मसावात है। अगर वो आपसे कहता है कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की बजाय ना हाइड्रोजन है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है, तो उसका आप बताएं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिर आप ये मसावत लगाकर RU की वैल्यू आपके पास मालूम होगी तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये ऐसी मसावत है जो हर गैस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुने। नंबर 1 जनरल गैस इक्वेशन, यानी जनरल गैस इक्वेशन क्या है, 1 किलोग्राम अगर आपके पास मैस है और वो हवा है, मिसाल हवा ही उसने ली है, 1 किलोग्राम हवा लें, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेक करें तो P1V1 T1 बराबर होगा P2V2 और T2 के। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाने से एक मसावत दी, जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। फिर जनरल गैस इक्वेशन की तरमीम शुदा शक्ल है, नई शक्ल है, जदीद शक्ल है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। उसमें उसने क्या किया कि मैस 1 किलोग्राम से कम या ज़्यादा हो तो फिर आप कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, PV इज़ इक्वल टू MRT, P1V1 इज़ इक्वल टू MRT1। ओके, फिर तीसरी क्या कि उसी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को फिर मॉडिफाई किया मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है जी, और PV इज़ इक्वल टू MRT मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करके फिर उसे RU कहा। फिर RU बताया, RU क्या है, RU जो है वो मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट का हासिल ज़रब है। यानी आपसे पूछ सकता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं क्या होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ इसी से, यानी मॉलिक्यूलर मास और
और गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट के हासिल ज़रब को, ये अलग डेफिनेशन भी इम्तिहान में आ सकती है, हासिल ज़रब को यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी। और आप लिख सकते हैं उसे आर यू से ज़ाहिर करते हैं, आर यू इज इक्वल टू एम आर, समझे। तो ये इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर यू टी, और आर यू बराबर है एम आर के, और इसी तरह इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वजह से इसे यूनिवर्सल गैस इक्वेशन का नाम दिया गया। और ये वो इक्वेशन है जो कि हर गैस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हो, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है जी, इसको लिख लें।